हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार लास्ट के जो 2 वीडियो थे उनमें हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन बताया कि नेचर में किन किन प्रकार की फोर्सेस हो सकती हैं, दोज आर द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस इन नेचर। और हमने बताया किस किस केस में हमें कौन कौन सी फोर्स दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन और भी काफी सारी चीजों की हमने बात की थी। ठीक है, और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो न्यूटन की प्रॉपर जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उनके बारे में अपन सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में अपन जानेंगे और साथ ही साथ उन लॉज को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो बाबा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला जो टर्म अपन को जानना है वो होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया को आप ऐसे सोच सकते हो, किसी भी चीज की ना क्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मोटू हो सकता है, कोई पतलू हो सकता है, कोई लंबू हो सकता है, कोई छोटू हो सकता है, किसी का कलर थोड़ा डार्क हो सकता है, कोई थोड़ा लाइट हो सकता है, कोई चीज कुछ हैवी हो सकती है, किसी चीज में शाइन हो सकती है, राइट। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज होती है। उसी तरीके से इनर्शिया भी किसी एक चीज की क्वालिटी है। तो सिंपल लैंग्वेज अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनर्शिया बोले तो आलस। कोई चीज अपने जिस स्टेट में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहने का जो एक आलस होता है उसको अपन इनर्शिया बोलते हैं। कैसे? सपोज कोई बॉडी है जो चुपचाप से रखी हुई है। सपोज ये पेन को मैं टेबल पर रख दूं तो वो चुपचाप से रखी रहेगी, राइट। तो उस पेन के अंदर भी एक आलस है। कैसा आलस? वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, जिस स्टेट में है वो, जिस अवस्था में है वो, दैट इज रेस्ट, वो बदलना नहीं चाहती। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं इस पेन का जो इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, बोले तो आलस ऑफ रेस्ट, ऐसे सोच सकते हो। इसी तरीके से कोई बॉडी अगर चलती रहे और उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अभी फोर्सेस के बारे में अपन बात करेंगे, बाहर से कोई उसको नहीं छेड़े तो वो चलती चली जाएगी। तो उसमें अपन बोलेंगे उसको चलते रहने का आलस है, कि वो चलता ही चला जाएगा। तो कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती है, बोले तो उसका आलस है उसी स्टेट में रहने का। तो उस आलस को अपन इनर्शिया बोलते हैं। बोले तो किसी बॉडी की क्वालिटी, जिस क्वालिटी की वजह से वो या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहे, चल रही है तो चलती ही रहना चाहे, उस क्वालिटी को अपन इनर्शिया बोलते हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। और इसी इनर्शिया से न्यूटन बाबा ने अपना फर्स्ट लॉ प्रपोज किया था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, फर्स्ट लॉ हमको ये बताता है कि कोई भी बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से, इस क्वालिटी की वजह से, अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसको बरकरार रखना चाहता है, अपने आलस में रहना चाहता है। और ये तब तक रहेगा, ये चीज तब तक उसके अंदर रहेगी, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या चल रही है तो चलती रहेगी सेम स्पीड से, अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई इसको छेड़े ना, बोले तो बाहर से कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो अगर बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे किसी बॉडी पे तो वो बॉडी का स्टेट बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्लॉक या एक बॉक्स, कुछ भी, कोई भी एक चीज है वो रखा हुआ है चुपचाप से, उस पे अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो चुपचाप रखा रहेगा, वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन अगर आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जब आप लगाओगे तो उसका स्टेट बदल सकता है, ये अपने को ये बताता है। दूसरी बात, अगर एक बॉडी चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चले जा रही है, अगर आपने उसमें ब्रेक मारा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा, वो जाके रुक सकती है, गाड़ी आगे जाके रुक सकती है। तो ब्रेक मारने पे बॉडी का जो मोशन था वो खत्म हो गया, तो उसका जो स्टेट था वो बदल गया, मोशन से रेस्ट पे आ गई। तो ये हो गई अपनी बात इनर्शिया की, कि बॉडी में जो क्वालिटी ऑफ रेस्ट या मोशन है वो बरकरार तब तक रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसी के बाद बाबा न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ बताया। उसमें उन्होंने बताया कि जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब क्या होगा। तो देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस लॉ को समझने के लिए हम एक सिचुएशन को समझते हैं पहले, ठीक है। सपोज हमारा एक दोस्त है, वो साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कुछ v है इस तरफ में और उसका मास कुछ m गिवन है, ठीक है। इससे अपन मोमेंटम पता लगा सकते हैं, जो कि अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो हमारा दोस्त इनिशियली v स्पीड से आगे जा रहा था। अब उसने क्या किया, साइकिल के ब्रेक्स लगाए, तो कुछ दूरी पे जाके वो रुक गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, वो रुक गया, राइट। तो यहां से आप सोचोगे उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ, राइट। अगर मैं बोलूं उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो मैं बोल सकता हूं p इनिशियल वाज m into v, whereas फाइनल सिचुएशन में आप देखोगे
फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी हो गई जीरो, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया जीरो, कोई मोशन उसके अंदर नहीं बचा। तो शुरू में उस बॉडी के पास इतना मोशन था, थोड़ी देर के बाद उस बॉडी के पास कोई मोशन नहीं बचा। मतलब यहां अपन सोच सकते हैं कि उस बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन था वो चेंज हो गया, वो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ गया, उसका स्टेट बदल गया, मोशन से रेस्ट पे आ गया। मतलब एक्सटर्नल फोर्स पक्का पक्का लगी होगी। अपन ने काइनेमेटिक्स में सीखा था कि अगर वेलोसिटी आगे हो तो एक्सेलरेशन पीछे होना चाहिए, तभी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी तो उसकी वेलोसिटी को कम करता है, रिटार्डेशन होता है, राइट। तो ये बॉडी पे, इस साइकिल पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा तभी वो रुका, ठीक है। तो इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, और वो फोर्स कहां से आया, ब्रेक्स के थ्रू आया। तो ब्रेक के थ्रू हमने फोर्स अप्लाई किया, उससे इस बॉडी का अल्टीमेटली मोमेंटम चेंज हुआ। तो हम बोल सकते हैं जो फोर्स होता है वो किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करता है भाई। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो, यहां से यहां आने में उसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, तो अपन बोल सकते हैं कितना मोमेंटम चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितने टाइम में। इसी तरीके से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है मोमेंटम के नजरिए से कुछ इस तरीके से। तो जो भी साइकिल पे फोर्स लगी उसने उस साइकिल का मोमेंटम चेंज किया और कुछ टाइम लिया। तो रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अपन फोर्स डिफाइन करते हैं। तो इसको अगर अपन लिखें तो अपन लिखते हैं F बराबर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, कितना टाइम लगा उससे अपन फोर्स को बताते हैं। अच्छा, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी आप सोच सकते हो, छोटू सा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय छोटू सा चेंज इन टाइम। तो फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स बराबर छोटू सा चेंज इन मोमेंटम अपॉन छोटू सा चेंज इन। हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ रखते हैं एक बार, तो अपन को मिलेगा, तो अगर मैं मोमेंटम की जगह m इंटू वी रख दूं, यहाँ पे p की जगह m इंटू वी, और ये d बाई डी टी को एज इट इज रखूं एज अ डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, तो हम क्या देखेंगे कि d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी हमको मिलेगा। अच्छा, अगर इस बॉडी का मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो चीज होती है वो कूद के बाहर निकल जाती है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो हमको क्या मिलेगा भाई, तो हमें मिलेगा जो भी एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे लगी दैट इज मास इंटू डीवी बाई डी टी। और इंटरेस्टिंगली ये डीवी बाई डी टी ही अपना एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से अपना जाना पहचाना वो फॉर्म निकल के आता है जो हम जनरली देखते हैं हर जगह, F इक्वल्स टू m इंटू डीवी बाई डी टी को अपन लिख देंगे A। तो F बराबर m यहां से निकल के आता है, ठीक है। तो जो मेन फंडा है वो है अपना F बराबर ma। ये आया कहां से, इट इज डिफाइंड एज, मतलब फोर्स की जो डेफिनेशन है, जो भी बॉडी पे फोर्स लगती है वो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू कितना टाइम लेता है। तो रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा और हमने जाना कि F एक्सटर्नल इज m इंटू डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो ये बन गया F बराबर ma। अच्छा, इस F बराबर ma का एक और इम्प्लीकेशन है, वो अपन फटाफट देख लेते हैं। तो अपन F बराबर ma को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज एक ब्लॉक रखा है किसी जमीन पे, ठीक है, अपन ने उस डब्बे पे कुछ फोर्स लगाया F, इस फोर्स को लगाने की वजह से वो ब्लॉक चल पड़ेगा, बोले तो उस ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उतनी तेजी से वो भागेगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो अपन बोलते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपन लगाते हैं, राइट। और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस बॉडी के मास के बराबर निकल के आता है। तो हमारा फाइनल फॉर्म जो बनता है वो बनता है F बराबर ma। तो बेसिकली ये दो नजरिए हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखने के लिए। तो अल्टीमेटली हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is equal to the rate of change of momentum of the body with respect to time। और यहीं से अपना F बराबर ma निकल के आता है। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। तो ये हो जाती है अपनी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। इसमें एक जगह पे आप ध्यान देना, ये जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी होता है ना, कुछ बुक्स में इसको ये लीनियर मोमेंटम भी बोलता है। तो एक्चुअली लीनियर मोमेंटम का बेसिक फंडा यही है कि एक बॉडी अगर एक लाइन में चले तो अपन लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, लेकिन एक बॉडी अगर कर्व में चले, जैसे हम सर्कुलर मोशन और रोटेशन वगैरह चैप्टर्स में देखेंगे फ्यूचर में, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम आता है। अलग से हमको बताना पड़ता है कि बॉडी कर्व में चल रही है, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम डिफाइन हम करेंगे। बेसिकली हमारा जो P इक्वल्स टू mv है वो हमारा यही मोमेंटम है, इसको अपन लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं अपने आखिरी थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों आया, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो थे वो एक बॉडी पे फोर्स लगाने पे क्या होता है इसके बारे में मेनली बात करते हैं,
लेकिन जो बॉडी फोर्स लगा रही है उसके साथ क्या होगा उसके बारे में हमें कोई फर्स्ट या सेकंड लॉ नहीं बताता। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है जो फर्स्ट बॉडी जो अपना ब्लॉक था उस पर जो भी फोर्स लग रही है, तो जो भी एजेंट उस पर फोर्स लगा रहा था उस पे क्या होगा, उस एजेंट के साथ क्या होगा उसके बारे में बताता है। तो छोटी क्लास में जैसे आपने सीखा भी होगा कि थर्ड लॉ को अपन एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो थर्ड लॉ अपन को बेसिकली एक्शन रिएक्शन के बारे में कैसे बताता है कि अगर एक बॉडी पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो वो बॉडी उस पहले बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है उस पे एक रिएक्शन भी लगा देती है। तो बेसिकली ये फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी को रिटर्न गिफ्ट जो मिलता है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपन समझते हैं। पहले तो हमने देखा था कि एक ब्लॉक है जो जमीन पे रखा हुआ है, अब ये जमीन पे चुपचाप टिक के बैठा हुआ है। तो हमने ये चीज नोटिस की थी कि अगर इस ब्लॉक के बारे में सोचे तो धरती माता इस पे mg नीचे लगा रही होगी, परंतु ये जमीन में घुस नहीं रहा, तो जमीन इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा होता है, तभी ये ब्लॉक जो है यहाँ पे ये फोर्सेस बैलेंस होके चुपचाप से ब्लॉक रखा रहता है। राइट, इसको आप ऐसे सोचो, जमीन ने ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई ऊपर, ठीक है, तो ब्लॉक भी तो जमीन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा नीचे, तभी तो जमीन भी तो दब रही होगी, है कि नहीं। तो यहां से अपन बोल सकते हैं जमीन ने ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई ऊपर, तो ब्लॉक ने जमीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दी नीचे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से फटाफट समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमें बहुत बढ़िया तरीके से थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझा पाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले इमेजिन करो एक रस्सी है, उसको अपन ने छत से चिपका दिया और उस पर एक बॉल बांध दी, तो होगा क्या, इस बॉल को धरती माता नीचे खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम बोलेंगे इस पे एक mg लगेगी नीचे। देन अपन सोच सकते हैं इस बॉल को रस्सी ने पकड़ के रखा है, तो ये जो बॉल है उस पे रस्सी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, इसको अपन ने पढ़ा था टेंशन फोर्स, तो ये टेंशन फोर्स ने बॉल को पकड़ के रखा है। इसके आगे अपन सोचे क्योंकि रस्सी को बॉल नीचे खींच रही है लेकिन रस्सी तो वहां पे टिकी हुई है, इसका मतलब ये रस्सी जो ऊपर छत से चिपकी हुई है उसने छत को पकड़ के रखा है ताकि वो नीचे ना चली जाए। तो अपन बोलेंगे रस्सी ने ऊपर रूफ पे कुछ टेंशन फोर्स नीचे की तरफ लगाई होगी तभी वो पकड़ के रखी है छत को, और रिटर्न में छत ने रस्सी को ऊपर की तरफ पकड़ के रखी है, तभी ये जो रस्सी है यहाँ पे टिकी हुई है। तो इनको अगर मैं अलग अलग बताऊं आपको तो आप ऐसे सोचो, इस छत को रस्सी ने खींचा नीचे कुछ टी फोर्स लगा के, ठीक है। अब अपन रस्सी के बारे में सोचें तो रस्सी इस पॉइंट पे ऊपर छत से चिपकी हुई है, तो आप सोचो ये पॉइंट कहीं भाग के तो जा नहीं रहा, मतलब इस पे भी ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर होनी चाहिए तभी बैलेंस बनेगा। तो अगर छत ने इस रस्सी को ऊपर टी से खींचा होगा तो रस्सी ने भी छत को नीचे टी से खींचा होगा, तभी तो वहां बैलेंस बन के रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि छत को रस्सी ने टी से नीचे खींचा होगा तो रस्सी को भी छत ने टी से ऊपर खींचा होगा, ये भी एक्शन रिएक्शन ही है। ठीक है, देन आप सोचो इस रस्सी को आगे सोचो, रस्सी के नीचे यहाँ पे उस बॉल ने पकड़ के रखा है, राइट। अच्छा, बॉल के बारे में सोचते हैं फिर रस्सी को बताता हूं मैं। तो इस बॉल को नीचे धरती माता ने mg लगा के खींचा होगा, तो अपन लगा देते mg, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बॉल क्योंकि वहां पे रुकी हुई है, ये बॉल यहाँ पे शांति से रुकी हुई है क्योंकि रस्सी ने बॉल को पकड़ के रखा है, तो अपन बोलेंगे बॉल पे रस्सी ने ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स टी लगा के रखी होगी। इसको आप अब ऐसे सोच सकते हो कि इस बॉल पे धरती माता mg लगा रही है नीचे और ऊपर रस्सी ने टी फोर्स लगा के पकड़ के रखी है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो इस पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट बॉल और रस्सी दोनों पे ही है। तो ये बॉल क्या कर रहा है, इस पॉइंट को नीचे खींचना चाहता है mg से, परंतु रस्सी ने इस पॉइंट को ऊपर पकड़ के रखा है टेंशन लगा के, किंतु ये पॉइंट तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो अपन बोल सकते हैं ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स होगी, तभी तो वो पॉइंट चुपचाप रुका रहेगा। तो अपन बोलेंगे कि इस बॉल पे रस्सी ने टेंशन फोर्स लगाई ऊपर, तो रस्सी पे बॉल ने टेंशन फोर्स लगाई नीचे। अगेन ये एक्शन रिएक्शन का ही एक रूप है, आपको यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये भी एक्शन रिएक्शन है, जहां रस्सी पे रूफ ने टेंशन लगाई ऊपर तो रूफ पे रस्सी ने टेंशन लगाई नीचे। सिमिलरली बॉल पे आप सोच सकते हो, बॉल पे रस्सी ने टेंशन लगाई ऊपर तो बॉल ने रस्सी पे टेंशन लगाई नीचे, तो ये भी अपना एक्शन रिएक्शन ही तो है। इसी तरीके से आप सोच सकते हो कि आप कहीं पे टिक के खड़े होते हो, दीवार वगैरह से टिक के खड़े होते हो, राइट। तो वहां पे आप सोचो कि जब आप दीवार से टिके हो तो आपने दीवार को पुश किया होगा। अच्छा, आप दीवार में घुस तो नहीं जा रहे हो, इसका मतलब दीवार ने भी आपको पुश किया होगा, तभी आप वहां पे रुके हुए हो, स्टेबली आराम से शांति से रुके हुए हो। तो हम बोलेंगे आपने दीवार पे लगाई फोर्स तो दीवार ने भी आप पे लगा दी कुछ फोर्स, इसी को अपन एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन और बाकी के भी जो लॉज हैं वो प्रॉपर समझ में आए होंगे, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में हम FBD बनाना सीखेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पूरी फिजिक्स। 11th-12th सब में FBD बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको FBD बनाना ही पड़ेगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में FBD सीखेंगे, जिसको डेफिनेटली आप देखना मत भूलना और पूरा देखना। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो सब लोग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।